नमस्कार साथियों। अभी हम लोग बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। पूरा राज्य, पूरा जिला, खासकर हमारा मकसद और उद्देश्य कटिहार जिला के पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक जागरूक करना होता है। उनका क्या हक अधिकार है उससे उनको अवगत कराना होता है। साथ ही हम यह इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस बाढ़ की हालात में जब आप पूरी तरह से खुद को असहाय समझ रहे हैं तो इस परिस्थिति में आप सरकार से किस प्रकार की मदद की उम्मीद कर सकते हैं और सरकार आपके बचाव के लिए, आपको मदद पहुंचाने के लिए किस प्रकार की तैयारी करती है, उसका भी हम जानकारी इसमें देना चाहते हैं। बाढ़ एक आपदा है और आपदा से सबको मिल के लड़ना होता है। अगर हम यह सोचेंगे कि यह सरकार की जिम्मेवारी है तो हम हार जाएंगे। हम ही नहीं हारेंगे, सरकार भी हार जाएगा, राज्य हार जाएगा, देश हार जाएगा। आपदा के समय एकजुट होकर जो उपलब्ध संसाधन है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग, कोई चीज बर्बाद नहीं हो और कोई चीज ऐसे आदमियों के पास नहीं चले जाए जिनको इसकी जरूरत नहीं है। खास करके गैर जरूरतमंद लोगों के पास अगर कोई आपदा का धनराशि चला जाता है या आपदा का कोई सामान चला जाता है तो वह भी एक प्रकार से बर्बादी ही है। यह बात हम सबको ध्यान में रखने का है, लेने वाले को भी रखने का है, देने वाले को भी रखने का है कि यह समय लूट का नहीं है, यह समय एक दूसरे को मदद करने का है। साथियों, बाढ़ के समय मदद करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी करती है ताकि आपको समय पर हर प्रकार का सुविधा प्रदान किया जा सके। सभी कष्टों को तो दूर नहीं किया जा सकता है, घर की तरह सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, लेकिन कम से कम कष्ट हो इसके लिए सरकार अपने तरफ से पूरा तैयारी करती है और पूरा खर्च करती है। यही वह मौका होता है जब कई पदाधिकारी इसी आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं कई वर्षों से आपदा पीड़ितों में जागरूकता लाने के लिए अभी तो हमारे पास में मान लीजिए कि एक संचार माध्यम का साधन है, हमारा अपना एक YouTube चैनल है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक बैठे बैठे, घर बैठे बैठे हम पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय था जब हम जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के द्वारा जो मार्गदर्शन, निर्देश, आदेश निकलता था उसकी कॉपी लेकर के एक एक पंचायत घूमते थे और उसके फोटो को भी फेसबुक आदि पर हम लोग पोस्ट किया करते थे। अब हमारे पास अच्छा माध्यम है और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई अव्यवस्था दिख रही है, कहीं कोई कठिनाई है, कहीं ऐसा लगता है कि सरकार से यह अपेक्षा थी, मैं उन अपेक्षाओं को पढ़ रहा हूं, आपके सामने आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये सारे जो बात हम इस वीडियो में अभी कहने वाले हैं वह सब ऑथेंटिक है, इसको कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। इन चीजों के लिए आप लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। अगर आपको इनकी ये सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही है तो उसके लिए आप वहां से वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना करके हमको भेज सकते हैं और हम वादा करते हैं कि उसमें बिना कटिंग छटिंग किए हुए अपने हम YouTube चैनल पर उसको हम डालेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक हम इसको प्रसारित करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुआ, उनको वहां पर प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। हम लोगों ने उसको प्रसारित किया अपने YouTube चैनल पर और उसका परिणाम यह हुआ कि जो अपराधी थे वह पकड़ाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका भविष्य, वो जो एग्जाम नहीं दे पाए, उनका जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति शायद हम नहीं कर पाएंगे, बंगाल नहीं कर पाएगा, ममता दीदी नहीं कर पाएगी। और यह कलंक का टीका देश पर है, बंगाल पर है कि हम क्षेत्रवाद के आगोश में जाकर एक दूसरे को हम क्षति पहुंचा रहे हैं। साथियों, जब सरकार योजना बनाती है तो संकटग्रस्त परिवारों का एक लिस्ट बनाती है। देखिए सरकार का योजना कितना व्यापक होता है उसको समझिए कि जब
ये चीजें बनाई जा रही थी, तो किस अंचल में, किस प्रखंड में कितने दिव्यांग जन हैं, कितने वृद्ध जन हैं, कितनी गर्भवती महिला है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस प्रकार के लोगों का एक डाटा बनता है, जो कि करीब करीब जो बनाया गया है इस बार, पूरा सही जानकारी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक अनुमान जानकारी जो है वह दिव्यांगों की संख्या 34,000 है कटिहार जिला में। वहीं पर वृद्धों की संख्या 20,96,035 है और गर्भवती महिलाओं की संख्या 3319 है। इसमें गर्भवती महिला भी है और ऐसे महिलाएं भी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। साथियों, अब तटबंध सुरक्षा का जो विषय था वो हालांकि अब खत्म हो गया है, लेकिन यह जानकारी का समय है और यह वह समय होता है जब हम चीज़ों को जानना चाहते होते हैं। तो सरकार ने जिस प्रकार की तैयारी की थी तटबंध की सुरक्षा को लेकर के कि तटबंध टूटे नहीं, कहीं कटाव नहीं हो, कटाव रोधी कार्यक्रम चलाते रहा जाए, उसके लिए जो इन लोगों ने तैयारी किया था, एक टीम का गठन किया था जिसकी जिम्मेवारी थी कि वह तीनों बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार, काढ़ागोला, सालमारी अंतर्गत तटबंधों की सुरक्षा पेट्रोलिंग हेतु विभागीय निर्देशानुसार स्थानीय स्तर पर चयनित गार्ड प्रत्येक 4 किलोमीटर के अंतराल में तथा तकनीकी प्राधिकारी प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंतराल पर प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जो 24 घंटे तटबंध पर गश्ती करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कितना किया, लेकिन यह आपकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया था। अगर हम लोग समय पर जागरूक रहते, इस विषय को हम जानते, तो हो सकता था कि आज जिस विभीषिका और जिस आपदा को हम झेल रहे हैं शायद हम बच जाते। जब बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने से सबसे पहले हमारा आने जाने का सुविधा भंग होता है, रोड सड़क टूट जाते हैं। उसके लिए भी आपातकालीन व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन इसमें तुरंत व्यवस्था हो पाएगा इसकी संभावना कठिन है। छोटे मोटे बाढ़ रहने से सड़क को आवागमन के लिए जो है बनाना आसान होता है, लेकिन अगर बाढ़ की विभीषिका बड़ी है तो तुरंत इसको रिस्टोर करना संभव नहीं होता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है बिजली, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। अगर सरकार का जो नॉर्मल पावर ग्रिड से अगर हम पावर नहीं दे पा रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर जनरेटर की व्यवस्था करने का सरकार के तरफ से निर्देश है। अगर आप भी जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे परिवार एक जगह, जिसको कि बाढ़ का शरण स्थली कहते हैं, वहाँ जुटते हैं। उस जगह पर जनरेटर का व्यवस्था करने का है, वहाँ दवाई का व्यवस्था करने का है, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम करने का है, बूढ़ा और रोगी के लिए इलाज की व्यवस्था करने का, ये सारा व्यवस्था वहाँ होने का है। आप लोग को शायद जानकारी हो कि कटिहार जिला में कई अस्थाई शरण स्थली बनाने का भी टेंडर हुआ था। वह पता नहीं आज के तारीख में कितना काम कर पा रहा है, लेकिन वह अगर काम कर रहा होगा तो वहाँ पर अस्थाई किचन बना हुआ है, शेड बना हुआ है, रहने की अच्छी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस तैयारी का, इस आपदा के समय कम से कम मुआयना करेंगे, उसे देखेंगे कि आज अगर हम इसको देखते हैं तो आने वाले समय में आज का आपदा तो हो सकता है कि हमें कठिन और एक खराब हमको अनुभव दे, लेकिन आने वाला समय हमारा कष्ट कम से कम होगा। यह इस बात की तैयारी हम लोगों को करने की ज़रूरत है। सरकार ने पूरे जिला में करीब 250 सरकारी नाव की व्यवस्था की है और गैर सरकारी नाव करीब 300 हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो 550 नाव है वह उसमें नाविक होगा, चलाने वाला होगा और वह अपने अपने जगहों पर तैनात हो गए होंगे, और ताकि
लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो। आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था। अगर कहीं पर सरकार जनरेटर से लाइन नहीं दे पा रही है तो मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि कम से कम हर वार्ड में 10, 15, 20 मोबाइल चार्जिंग स्टेशन कम से कम स्थापित करें, जिससे कि लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपनी व्यथा, अपनी कथा दुनिया तक फैला सकें, बता सकें, अपने परिवार, इष्ट मित्रों के साथ संपर्क में रहें, अपने दुख दर्द को बांटते रहें। यह जो बातचीत का जो साधन है वह हो सकता है कि हमको लगे कि इससे तो कोई भौतिक आवश्यकता तो पूरी नहीं होती है, लेकिन जो मन मस्तिष्क का जो आवश्यकता है वह जरूर पूरा होता है। लोगों के मन में जो अपने परिवार के प्रति जो असुरक्षा भावना होता है वह दूर होता है। कई परिवार के बच्चे, जवान, पिता, भाई बाहर कमाने के लिए गए हैं, उनके पास अभी घर वापस आने का हालत नहीं है। कई लोग अपने यहाँ से विदेशों में कमाने जाते हैं। तो ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चे जो घर परिवार से दूर हैं, वह अपने घर परिवार के हालत को जानते समझते हैं, तो उनके मन में शांति रहती है, दिलासा रहती है कि चलिए हमारे क्षेत्र में सरकार व्यवस्थित रूप से और अच्छा काम कर रही है। इसीलिए मेरा आग्रह है सरकार से कि वह अधिक से अधिक संचार तंत्र को मजबूत रखे, लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क कर सकें, ऐसी हालत बना करके रखे ताकि आपको भी फीडबैक मिले और अपनी हालत से वह अपने घर परिवार और दुनिया को भी अवगत कराते रहे। आप जानते हैं कि कई बार जब परिवार घर छोड़ करके निकलती है आपदा के समय में, तो उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने जो खाने की व्यवस्था किया है उसमें चना है, सत्तू है, चूड़ा है, गुड़ है, नमक है और भी कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं जो एक झोला में करके सभी को बांटने का है। जहाँ पर सामूहिक किचन की व्यवस्था है वहाँ पर तो खिचड़ी बना करके दिया ही जाता है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हैं कि जब आप घर छोड़ करके आते हैं तो हर लोगों को शरण स्थली में जगह देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग बांध पर, कुछ लोग सड़क पर शरण लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए करीब जिला स्तर पर 5000 पॉलिथीन सीट खरीदा गया है और प्रखंड स्तर पर 16 प्रखंड को मिला करके करीब 70,000 पॉलिथीन का क्रय किया गया है। और इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो जो प्रभावित परिवार है और जो सरकार के द्वारा तैयारी की गई है तो वह सफिशिएंट है, बशर्ते कि हम शक्ति से और हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया और वार्ड मेंबर जो अनुश्रवण समिति के सदस्य हैं वो सब अगर ताकत के साथ में इसमें लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह आपदा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। सबको मिल करके रहने का ही है मामला। अब है कि पूरे कटिहार जिला में करीब 350 शरण स्थलियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें आपका बाढ़ का जो अस्थाई शरण स्थल है 5 गो पूरा कर लिया गया है। फिर उसके बाद आपका सभी जगह को अगर मिला करके हम लोग देखें तो 350 है। और हमको उम्मीद है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर सामुदायिक ये शरणस्थली जो सामान्य शरणस्थली अगर काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कष्ट होगा। और दूसरी बात क्या है कि पूरे कटिहार में ऐसे जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर 720 जगहों पर सामुदायिक किचन, मतलब कि जिसमें खिचड़ी बना करके जो लोग, जो परिवार को भोजन समय पर नहीं मिलने में, बनाने में दिक्कत है, उनको वहां पर मिल सकेगा। और ऐसे जगह जहां पर कि दवाई का अस्थाई वितरण करना संभव नहीं है वहां पर कैंप लगा करके करने का व्यवस्था किया गया। और खास जो दवाई अभी उपलब्ध कराना है उसकी उपलब्धता आप अपने क्षेत्र में सुनिश्चित कीजिए। अगर जैसे कि जिला अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव हेतु आवश्यक जीवन रक्षक दवाई
जिसमें क्लोरीन टेबलेट होता है। क्लोरीन टेबलेट का काम होता है कि आप अगर पानी में डाल देंगे तो उसके बैक्टीरिया को वह मार देगा और वह पानी पीने योग्य बन जाएगा। ORS है। अभी खराब पानी पीने से सबसे ज़्यादा पेटझड़ी की समस्या होता है, और इसमें जो डिहाइड्रेशन होता है, शरीर का जो पानी निकल जाता है, उससे बचाने के लिए ORS का पैकेट सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। हेलोजन, उसके बाद हेलोजन टेबलेट दिया जा रहा है। एंटी रेबीज, जो कुत्ता काटने की जो समस्या बढ़ जाती है इस बार के समय में, वह दवाई हर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था हर जगह में किया गया है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप जरूर अपने हॉस्पिटल से मांग कीजिए और अपने आसपास के क्षेत्रों में छिड़काव कीजिए। बाढ़ के समय में सर्पदंश, सांप काटने का भी जो है बहुत मामला बढ़ जाता है। ऐसे में हर जगह को यह उपलब्ध कराया गया है। आप सुनिश्चित कीजिए कि आपके बगल में जो PHC है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर सबकट्टी का दवाई है कि नहीं है, क्योंकि जब घटना कभी भी सूचना देकर के नहीं आती है, सूचना जो संभावनाएं हैं वह आपके सामने है और उसकी तैयारी आपको करना है, हमको करना है। उतनी तैयारी वहाँ है या नहीं है, इसको चेक करने की भी जिम्मेवारी हमारे आपके ऊपर में ही है। उसके बाद है कि मेडिकल मोबाइल वैन और मेडिकल कैंप का भी व्यवस्था किया गया है। अगर आपको ज़रूरत होता है तो सिविल सर्जन से संपर्क कीजिए। अपने स्थानीय जो प्रखंड स्तर के जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए और मांग कीजिए कि हमारे यहाँ मेडिकल कैंप आप लगाइए, यहाँ डॉक्टर भेजिए, ताकि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। और अधिक से अधिक ब्लीचिंग पाउडर आसपास में छिटवाइए ताकि कोई महामारी नहीं हो और जान माल का क्षति नहीं हो। सबसे बड़ा चीज जो छूट जाता है इस बीच में वह होता है हमारा पशु। वह निरीह होता है। कई बार तो हम उसको अपने घर पे छोड़ के आ जाते हैं, जैसे कि मुर्गा हो गया, ये छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं जिनको हम ले करके नहीं आ पाते हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। तो इनके लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्था किया है। जो अपना पशु चिकित्सालय है, जैसे जिला पशुपालन पदाधिकारी होते हैं कटिहार के द्वारा, बाढ़ अवधि के दौरान पशु को चारा, गेहूं, भूसा, गेहूं का चौकर, पुआल तथा कुट्टी, दलहन की चुन्नी एवं दाना मिश्रण की आपूर्ति हेतु बहुत बड़े स्तर पर जो है ठेका दिया गया है। आपके जानवरों को खाने पीने दाना का कोई कमी नहीं हो, दवाई का कोई कमी नहीं हो, इसकी भी पूरी सरकार ने व्यवस्था की है। बस जरूरत है कि यह आपदा में अवसर ढूंढने वाले के घर नहीं चले जाए, आपके जानवरों को वह भूसा मिले। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने टेंडर किया है, ठेका लिया है, पदाधिकारी सारे भूसे सारा दाना आपका खा ले। अभी जो जिला में है करीब 28 पशु चिकित्सालय है और वहाँ पर जो है दवाई उपलब्ध करा दिया गया है। पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसमें बाढ़ सहायता उपकेंद्र जो है करीब 20 बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर बैठ करके जो है इन सब चीज़ों का अवलोकन करिएगा ताकि आपके आसपास के लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। अगर कहीं पर आपको लगता है कि शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ट्यूबवेल डूब गया है, यहाँ पर तो अधिक से अधिक ट्यूबवेल से ही पानी मिलता है। PHD के द्वारा जो जल नल का कार्यक्रम के तहत जो पानी घर घर पहुँचाया गया है वह शायद आपके आश्रय स्थल पर नहीं हो, तो ऐसे जगह में आप PHD विभाग जो है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जिसको बोलते हैं, PHD बोलते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव, उसके JE, उसके AE को फ़ोन करके आप अपने जगह में अधिक से अधिक सुरक्षित पीने योग्य जल की व्यवस्था करवाइए ताकि कोई आदमी पानी से होने वाले बीमारियों से रोगग्रस्त नहीं हो और उनका जीवन लीला उसमें समाप्त नहीं हो। उसके बाद है सरकार ने जनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स और महाजाल का भी व्यवस्था किया है। याद रखिएगा, बाढ़ के समय में, आपदा के समय में आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा,
आपका बिजली कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे में पुराना लालटेन ही काम आता है, दिया काम में आता है, जो कि आज के तारीख में अधिकतर घर में नहीं है। लेकिन आपदा के समय के लिए ऐसे चीज़ों को हमेशा संजो करके रखिए। एक ही दिन काम आएगा, लेकिन जिस दिन काम आएगा वह अपना पूरा मूल्य दे के जाएगा। हालांकि सरकार ने इन व्यवस्थाओं को अपने तरफ से किया है, जिसमें अंचल के स्तर पर जो है करीब 100 जनरेटर सेट का व्यवस्था किया है, पेट्रोमैक्स का व्यवस्था किया है, और करीब 100 के करीब जो है आपूर्तिकर्ता का भी चयन किया है। आपको भी पता है कि सड़क की मरम्मती का कार्य अभी बहुत जल्दी संभव नहीं है। फिर उसके बाद है कि लाइफ जैकेट की व्यवस्था का जहाँ तक बात है, तो इसमें करीब 10 गो मोटर बोट रहता है। अगर कहीं पर कोई डूबने या इस प्रकार की घटना की बात होती है तो प्रखंड स्तर पर भी जो है एक आपदा का टीम का व्यवस्था किया गया है। लाइफ जैकेट करीब 1000 के करीब है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम लोगों के जान माल की सुरक्षा को लेकर के बाढ़ के समय में सरकार ने किया है। कुछ नोडल पदाधिकारियों का भी, नोडल पदाधिकारी, जिला टास्क फोर्स, ये सब का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति जो आपके सबसे नज़दीक में है वह वार्ड स्तर के अनुश्रवण समिति है, जिसमें कि मुखिया जी होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, ये सब होते हैं। और इन लोगों को आप ताकत दीजिए, इनके साथ आप खड़ा होइए, ताकि आपको ये लोग अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध सरकार की तरफ से कर सकें। जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होता है वह होता है जीआर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है कि जीआर का जो ये अपडेट होता है वह जून महीने में होता है, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि रहते हैं वह सोए हुए रहते हैं। और शायद ही ऐसा कोई पंचायत हो, वार्ड हो, जहां पर कि जून में ही ये संभावित आपदा पीड़ितों की सूची टांगी गई हो। ये नहीं होता। हमने एक बार प्रयास किया था, अपने पैसे से पंचायत भवन में टांगा था, लेकिन कई जनप्रतिनिधि को लगा कि हम उनके अधिकार को छीन रहे हैं। लेकिन साथियों, सूचना देना हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है, ताकि लोग अधिक से अधिक अपने बारे में जान पाएं। उनका नाम छूट गया है, उनका नाम है, ये सब कुछ जान पाएं और ऐसे परिवारों को भी चिन्हित कर पाएं जहां जो लोग एक से ज़्यादा लोग इस चीज़ों का लाभ ले लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए जो है मुखिया जी लोग इसको हटवा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। यह बात आने वाले समय में इसको देखने का है। जीआर सूची अपडेट करने के लिए फिर से टाइम दिया जाएगा, जैसा कि हर बार होता है। यह तैयारी पहले होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुआ। मैंने जिला का वेबसाइट देखा, उसमें जो तैयारी हमने कराया था वही तैयारी, वही जीआर सूची आज भी अपलोड है। तो मुझे यह समझना होगा, जानना होगा, कहना होगा कि आखिर बाकी और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। यह मौका है उनको बताने का कि हम लोग कहीं चूके हैं, जिसके कारण आज हमारे सामने यह जो आपदा है विकराल रूप में आकर के खड़ा हुआ है। साथियों, पंचायत से मिलकर के आप अपने जानवरों की सूची बना करके रखें, पक्षियों की सूची बना करके रखें। ऐसे घर का लिस्ट बनाएं जिनका बाढ़ में उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया है या टूट गया है, भंग हो गया है, ताकि जो सरकार की योजना है कि अगर किसी का बाढ़ से घर टूटता है तो उनको घर बना करके देना है, अगर किसी का मुर्गा मरता है या कोई जानवर मरता है, बकरी मरता है, सूअर मरता है, तो उसका जो राशि है वह उसको देना है। अगर घर परिवार में किसी का डूबने से या सांप काटने से मृत्यु हो जाता है तो उनके लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान सरकार ने किया है। तो इन सब की तैयारी के लिए आप लोग इतनी तैयार रहें कि ताकि आपको समय पर भुगतान हो सके। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अधिकार अगर घर पर नहीं आए तो वह जले में नमक का काम करता है। मैं
बताऊंगा आपको कि जब हम रिपोर्ट देख रहे थे इसमें, तो एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में एक जानवर मरा है, 2 जानवर मरा है। इस प्रकार का जो रिपोर्ट जिला के द्वारा जो आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया है, वह निश्चित रूप से आप समझिए कि जो मजाक उड़ाने वाला है। जबकि बाढ़ आता है तो आदमी से ज़्यादा मृत्यु जानवरों का होता है, पशु पक्षियों का होता है, और हमारे पास में उनका कोई लिस्ट नहीं होता है। तो हम यह उम्मीद करेंगे कि आप इस बार हम लोग हर बार से ज़्यादा तैयार होंगे, और यह उम्मीद करेंगे कि इस बार का जो बाढ़ है हम सबको कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो चूंकि लंबा हो गया है, हम आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार में हैं, वीडियो के इंतजार में हैं कि आपके इलाके में क्या स्थिति बनी है, क्या परिस्थिति बनी है, ताकि हम इन बातों को अपने चैनल के माध्यम से उठा करके आप तक जल्द से जल्द, अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए इसको प्रेरित कर सकें। अभी देखिए, हम इसमें पढ़ते हैं कि जो पिछले बार जब ये हुआ था तो कितना, आप समझ लीजिए कि टोटल कटिहार जिला में इतना कम पशु पक्षियों की मृत्यु का डाटा दिया गया है, जिससे हम लोगों को लगता है कि हम लोग पशु पक्षियों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों के पास इसको शेयर करें, ताकि सबको जानकारी मिले, सब लोग जानें। हक अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, हमारे घर तक आए, हमें आपदा और हमारे विकास में सहयोग करें। इतना ही कह करके मैं आज के वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।